जो कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो डीम्ड यूनिवर्सिटी भारत सरकार उसके प्रोवाइस चांसलर हैं। अपने यहाँ पर जिस परिसर में है उस परिसर के माननीय कर्नल श्री PS राणा जी, CDO श्री नवनीत जी, SDM श्री जयकिशन जी, जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर उपेंद्र सिंह पेसोड़ा जी। मेरी जानकारी में है कि अपने नैनीताल से भी जिला आयुर्वेद अधिकारी पधारे हैं। मेरे प्रिय वैद्य विजय शेख उपाध्याय, सभी पूरे अल्मोड़ा जिले से पधारे हुए सभी विशेष अतिथि, सभी चिकित्सक, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि यहाँ हम लोग एक लाइव संवाद मुझे एक मौका मिला आपसे बात करने का। मुझे जब बुलाया तो आपने एक लंबी विश लिस्ट भी मुझे पकड़ाई है। मैं नवनीत जी की बात से प्रारंभ करता हूँ। उनको जब संचालक महोदय ने कहा आप हमारे रिश्ते में भी है तो मुझे सब समझ में आया। उन्होंने एक्सप्लेन किया नवनीत जी ने कि मेरी श्रीमती जी आयुष चिकित्सक है। तो मैं पहले एक इसको कहते हैं ना पिक पिक्चर उसको बताना चाहता हूँ, फिर हम इसको आप जो विश लिस्ट उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मुश्किल काम नहीं है, हम लोग मिलके यदि संकल्प लेते हैं तो बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं, तो मुश्किल नहीं है। पिक पिक्चर क्या है? जैसे अभी हमने एक आयुष सेक्टर की साइज का एक स्टडी करवाया था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। RIS का एक संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें हमने एक आयुष का वर्टिकल सपोर्ट किया है। रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम RIS, ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, उसमें हमने एक फोरम फॉर इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन करके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक वर्टिकल को वहाँ पॉलिसी स्टडीज के लिए सपोर्ट किया है। उनके माध्यम से एक स्टडी हुआ अभी 2021 में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की साइज कितनी है। तो 2021 में हमारी जो साइज है वो $18.3 बिलियन है, ऐसा पता चला, 1 लाख करोड़ रुपया। उसके हमारे पास कुछ बेंचमार्क हैं। 2014-15 में एक स्टडी हुआ था, वेद एंड गोराया स्टडी, और एक CII का 2016 में हुआ था। दोनों का ये कहना था कि सेक्टर की साइज जो है वो $3 बिलियन है। उस समय का जो डॉलर की प्राइस थी उसके अनुसार 25,000 करोड़ रुपया। तो डॉलर के अनुपात में हम लोग 6 साल में 6 गुना बढ़े हैं और रुपये के अनुपात में 4 गुना बढ़े। बहुत बड़ी बात है, आप एक बार विजुलाइज करिए इतना सेक्टर की जो डिमांड है, सेक्टर में जो ग्रोथ हुई है, अनप्रेसिडेंटेड है। और अभी हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसको कैपिटलाइज करने की। अपॉर्चुनिटी को मैं बताऊं तो एक दूसरा स्टडी हमने कोविड के संदर्भ में किया था। कोविड में पूरे देश में आयुष सेक्टर ने बहुत जबरदस्त काम किया। मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी की सूचना से देश भर में बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास स्टडीज एग्जीक्यूट करवाए। 23 मार्च को लॉकडाउन लगा 2020 में। 29 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने आयुष सेक्टर के साथ एक VC करी, मैं भी उनके साथ था, और पूरे देश भर में 50 ऐसे श्रेष्ठ चिकित्सक, एकेडमिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिसी मेकर्स, एक रिसर्चर्स, ऐसे जो टॉप लोग हैं, ऐसे 50 लोगों के साथ संवाद किया और उनसे पूछा कि आप बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। सबने एक स्वर में कहा कि आप जो आदेश करेंगे हम सब बिल्कुल जी जान से लगने को तैयार हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हम मदद कर सकते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, हमें पता है कि इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशन हो तो हम क्या कर सकते हैं, भले एविडेंस न हो। उस समय प्रधानमंत्री जी ने अपने मार्गदर्शन में क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो ये एक प्रकार से ऐसी स्थिति है जिसमें न तो एलोपैथी कुछ जानता है, ना आप लोग कुछ जानते हैं, तो आप दोनों बराबर स्तर पर हो। नाउ यू डिलीवर। उन्होंने कहा कि इसको आप डिलीवर करिए। कैसे डिलीवर करेंगे? एक तो अपने HR को आप तैयार करके इस काम में लगाइए, और दूसरा जो भी आप कहते हैं उसका आप एविडेंस जनरेट करने के लिए बड़ा काम करिए।
तो हमने इसके फॉलो में एक टास्क फोर्स बनाई जिसमें देश भर के श्रेष्ठ इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्स साइंटिस्ट को रखा और उसमें आईसीएमआर के भी लोग थे, टीबीटी के भी थे, सीएसआई के लोग भी थे, एलोपैथी के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, बेसिक साइंस के लोग थे। प्रोफेसर भूषण पटवर्धन देन वाइस चेयरमैन यूजीसी उसके चेयरमैन थे। उस कमिटी ने हमें मार्गदर्शन दिया कि आपका स्टडीज कैसे होने चाहिए, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। किसी भी साइंटिफिक स्टडीज के लिए हमेशा क्लिनिकल स्टडीज नहीं होते, प्री क्लिनिकल भी होते हैं, डॉकिंग स्टडीज भी होते हैं, ऑब्जर्वेशन स्टडीज भी होते हैं, प्रोफाइलैक्टिक स्टडीज भी होते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ डिजाइन्स। वैसे जितनी सारी डिजाइन हम ले सकते हैं, लेकर के सब स्टडीज हुए। इसमें एक स्टडी ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी था वो, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज में हमने एक आयुष संजीवनी करके एक मोबाइल ऐप डेवलप करी और उसको लॉन्च किया। हम सबको, चिकित्सक लोगों को जानकारी उसकी। देश भर में एक महीने के अंदर अंदर 15 लाख लोगों ने उसको डाउनलोड किया और जो डाटा सेट्स इकट्ठे हुए चिकित्सकों के माध्यम से डायरेक्ट रिपोर्टिंग के मिल करके 1,47,00,000 को डाटा सेट्स मिला। 1,47,00,000 का मतलब क्या है? मोर देन 1% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन पे टैप्ड। और उस डाटा सेट्स के माध्यम से पता चला कि लगभग 86% लोगों ने अपने देश में आयुष विधाओं का प्रयोग कोरोना काल में किया। 86% में से, उसमें से आउट ऑफ दिस हु हैज रिस्पोंडेड, उसमें से 89% लोगों ने कहा उनको कुछ ना कुछ लाभ हुआ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट हुआ है। उसमें कुछ ऐसे ग्रुप भी था जो लगभग 35,000 लोगों का जिनको कोविड हो गया था। उसमें पता चला जिनको कोविड हो गया था उन्होंने आयुष की विधाओं का प्रयोग किया, ठीक हो गए। जिन्होंने नहीं किया उनको बहुत दिन तक परेशान रहना पड़ा। ये स्टडी एक जर्नल ऑफ इंटरनेट रिसर्च करके 5.5 इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल है, वर्ल्ड क्लास जर्नल है, उसमें पब्लिश भी हुआ। और इससे क्या, आप इसको दोनों को मिला के देखिए, इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, सेक्टर की साइज 6 गुना हो गई। हमारा अनुमान यह है कि सर्विस सेक्टर की साइज भी लगभग उसी तेजी से बढ़ी है, उसके भी हम स्टडी कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर मतलब जैसे यहाँ हम बाबा हेडा खान परिसर में भोले बाबा चिकित्सालय पंचकर्मा चल रहा है, के पास दुनिया भर से लोग आते हैं। देश भर में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं। और पिछले दिनों में अब ये मेडिकल वीजा जो है उसमें आयुष ट्रीटमेंट, योग के लिए भी लोग आते हैं, तो उनको भी मेडिकल वीजा मिलने का फैसिलिटेशन हुआ है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। और जो मेडिकल टूरिज्म है, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, उसमें से एक अनुमान के अनुसार 50% के आसपास जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे सेक्टर का है। बहुत बड़ा है, क्योंकि वो 2 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, उससे 1 लाख करोड़ का तो कंट्रीब्यूशन हम लोगों का है। मैं ये बिग पिक्चर क्यों बता रहा हूँ कि आप यहाँ ऐसा न सोचिए गांव में बैठे हैं, कहीं सुविधा नहीं है, हमारा प्रमोशन का रेवेन्यू नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है, इस सेक्टर का कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है तो अब आप ये, यदि हम इस प्रकार से बिग पिक्चर को देखते हैं, तो मैं जैसे ने कहा, हम लोग चित्रकूट में साथ में थे, मैं वहाँ पढ़ाता था। नानाजी देशमुख के साथ मैंने काम किया। चित्रकूट में माननीय नानाजी देशमुख ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी, उसमें मैं और पिताजी हम लोग गए थे शुरू में। वहाँ 7 साल से ज्यादा रहे, 7.5 साल वहाँ रहे। तो नानाजी देशमुख के पास से इतना समय इनके बिल्कुल पास में रह करके, उनके निजी चिकित्सक के रूप में, उनके प्रत्यक्ष रूप में सीधा मार्गदर्शन लेते हुए काम करने का जो मुझे मौका मिला, उसमें एक चीज मैं सीखा कि आप जब भी कुछ सोचो तो बड़ा सोचो। बड़ा सोचने से बड़ा काम होता है, छोटा सोच छोटा छोटा काम होता है। इसलिए वो जो सीख है वो मुझे लेके गई। जामनगर में वाइस चांसलर भी बना, फिर वहाँ से जामनगर में जो विश्वविद्यालय आयुर्वेद का है, जब मैं गया 2013 में, तो वहाँ उस विश्वविद्यालय का जो नेशनल रैंकिंग था वो 339 था। और 3 साल के बाद मैंने 2016 में मेरा टर्म पूरा किया, तो उस विश्वविद्यालय का रैंकिंग देश भर में 29 पर आ गया था, 331 से 29। तो नेक का ए ग्रेड आ गया, नेक का उस यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिला, वहाँ की हॉस्पिटल सब NABH एक्रेडिटेड हो गई। मतलब एंड ब्रांडिंग हुई इतनी जबरदस्त, दुनिया भर से वहाँ स्टूडेंट्स आते हैं। अब तो काफी इसकी डिमांड बढ़ गई है।
मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये नहीं कि मैं कोई सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बड़ा सोचने से बड़ा काम होता है। मैं भारत सरकार में गया तो वहां भी पिछले 5 साल में इतने बड़े बड़े कार्य हुए हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस टीचिंग्स ऑफ नानाजी एंड हैंड होल्डिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली अंडर द एबल एंड डायनेमिक लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। अब ये इस सब बिग पिक्चर के बाद हम यहाँ पर आते हैं, जमीन पर आ जाते हैं, धरातल पर। आपने डॉक्टर अजीत तिवारी ने भी और आपने भी बताया कि क्या होना चाहिए। नवनीत जी ने भी कहा कि आप यदि इस अल्मोड़ा जिले के लिए कुछ सोचते हैं तो हम सब तत्पर हैं। एक विषय में बताता हूँ कि हेल्थ जो है ना वो स्टेट का सब्जेक्ट है। भारत सरकार का काम है हैंड होल्डिंग करना, उसके ऊपर जो श्रेष्ठ कार्य कर सकते उसे स्टेट को हेल्प करना, एग्जीक्यूशन तो स्टेट करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेच है। आपने जो भी कहा, आपका प्रमोशन का जो है या आपका जो हॉस्पिटल का है, 50 बेड का हॉस्पिटल है, ये सब उस दिन जो घोषणा हुई वो कैसे हो पाई, स्टेट की इच्छा से हुई। मतलब हम ऐसे आकर के भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार के सचिव आकर के ऐसी घोषणाएं नहीं कर सकते, हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं होता। स्टेट शुड बी ऑन बोर्डेड। स्टेट ऑन बोर्डेड होता है तो बहुत सारा काम होता है। ये प्रमाण है कि अभी 3 दिन पहले मैं हरिद्वार में था, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री सर्बानंद जी सोनोवाल, हम सब लोग थे। तो वहाँ पर आयुष संवाद में ये सब घोषणाएं हुई। वो पहले के होमवर्क किया हुआ था, उसी का परिणाम था। हम लोगों ने मिलकर के पहले होमवर्क किया, सहमति बनी, आपके सचिव वहाँ आए चंद्रेश, और हम लोगों ने मिलकर के काफी डिस्कशन किया। उसका जो आउटकम है उसमें कुछ चीजें जिसको आप टेप कर सकते हैं, जैसे 10 शैय्या का अस्पताल है, जैसे आयुष ग्राम है, उसके अंदर घोषणा का पार्ट है ये। जैसे प्रत्येक जिले में एक नर्सरी नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की तरफ से है। जैसे पूरे राज्य में 200 से ज्यादा विद्यालयों में हर्बल गार्डन को देने की बात हुई है। वो 200 तो एक इंडिकेटिव नंबर है। आप कहेंगे अल्मोड़ा जिले में 200 स्कूल में चाहिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं कि आप हर्बल गार्डन यदि 200 स्कूल में यदि चाहते हैं यहाँ जिला प्रशासन, तो इट इज पॉसिबल। मिता जी ने जो कहा उसके साथ उसको जोड़ सकते हैं। स्कूल में हम फल वाले वृक्ष है, न्यूट्री गार्डन जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की योजना है उसके साथ कन्वर्जेंस कर सकते हैं। देयर इज एंडेबल पॉसिबिलिटी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप कितने प्रोएक्टिव हैं, उसके ऊपर ज्यादा इन सब चीजों का आउटकम आने का संभावना है। तो आप कितने प्रोएक्टिव हैं। जैसे अजीत तिवारी कल मुझे बता रहे थे, इससे पहले भी मैं उनको मिला था, वो 10 वर्ष अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में रहे, उसके बाद फिर वो यहाँ आए। 10 वर्ष जीवन का उन्होंने जीवन वृत्ति के रूप में दिए वहाँ। तो आपके पास ऐसे ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं, विजयशील है यहाँ पर, ऐसे डेडिकेटेड लोग यहाँ पर हैं। तो मुझे आपसे ये निवेदन है कि आप इसे प्रोएक्टिव रहते हैं तो देन थिंग्स हैपन। जैसे CCRS का हमारा केंद्र है, यहाँ के डायरेक्टर भी यहाँ पर हैं। तो कोई भी काम 2 तरीके से होता है। जैसे मैं भारत सरकार में हूँ, मेरा मूल रूप से मैं चिकित्सक हूँ, लेकिन अभी ब्यूरोक्रेट भी हूँ, और मेरे पास एक पूरी फौज है, पूरी टीम है। जॉइंट सेक्रेटरी मेरे वो यहीं से गए हैं, पांडियन जी उत्तराखंड कैडर के ही हैं, और यहाँ कमिश्नर भी रहे, CDO भी रहे। तो नवनीत जी जो अभी है वो पांडियन ने भी वो काम किया हुआ है। ही इज वेरी डायनेमिक ऑफिसर। ऐसे मेरे पास बहुत अच्छी टीम है। तो मैं इनसे जब बात करता हूँ, प्रत्येक सोमवार को हम लोग एक सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग करते हैं, एंड वी हैव फॉलो अप ऑफ एवरी वीक कि किसके पास क्या काम है, क्या बढ़ा, क्या करते, आगे कैसे करेंगे। तो मैंने देखा उससे प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ती है, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो हमारे लीडर्स हैं यहाँ पर, जिला आयुर्वेद अधिकारी, जिला आयुर्वेद यूनानी अधिकारी है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप ऐसा कोई सिस्टम बनाइए, इको सिस्टम, कि आप अपनी टीम के साथ लगातार संवाद करें, उनको मोटिवेटेड रखें, उनसे फीडबैक लें, और फिर आगे क्या कर सकते हैं। आप राज्य सरकार के साथ आपके CDO के माध्यम से संवाद का एक लाइव मैकेनिज्म बनाते हैं, तो ये बातें नहीं होती। जैसे सरकार में 2 तरीके से काम होते हैं। एक तो ये होता है कि जैसे मेरे को कुछ कम्युनिकेट करना है, मैंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी भेज दी, तो मेरा काम हो गया, बिकॉज आई एम सपोज टू सेंड ए कम्युनिकेशन टू द स्टेट, मैंने कर दिया, तो मेरा काम हो गया। फिर चीफ सेक्रेटरी ने जो कंसर्न अधिकारी को बताया, वो अधिकारी ने उस पर कुछ कार्यवाही नहीं की, तो कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ से मैंने काम कर लिया।
तो आई एम नॉट सपोज टू डू एनीथिंग। चीफ सेक्रेटरी ने भी अपने अधिकारी को बता दिया, वो कहीं किसी सेक्शन में वो चिट्ठी फंस गई, वो काम नहीं होगा। ऐसे एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे किसी भी काम के लिए हम दो तरीके से काम हो गया ऐसा आप संतोष ले सकते हैं। एक तो ये कि हमने कम्युनिकेट कर दिया, हमारा काम हो गया, हमने राज्य सरकार को कह दिया कि हमारा प्रमोशन ड्यू है, ये तो राज्य सरकार का काम है, तो खत्म, फिर कुछ नहीं होगा। दूसरा तरीका है काम करने का कि आप किसी एक लक्ष्य को तय करें, तो लक्ष्य के पीछे पड़े रहे। मतलब वो जैसे वैसी बात है कि बाबा ईडा खान के परिसर में बैठे हैं, तो मैं कोई इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात कोई नहीं करना चाहता, मैं तो यहाँ बहुत छोटा सा हूँ, लेकिन मैंने एक अनुभव किया है। बहुत सारे जो बड़े लोग हो गए, जैसे भगवान बुद्ध है, उन्होंने भी कहा, महात्मा गांधी जी ने भी बुद्ध भगवान को उद्धृत करते हुए ये बात कही थी, यदि हम किसी काम को अपने दिल से चाहते हैं कि ये होना चाहिए, फिर अपने हृदय से उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो काम होता है। उसमें कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं पाती। बट वी हैव टू पुट अवर हार्ट्स इन इट। वो हार्ट अपना अंदर डालते हैं तो कोई काम क्यों नहीं होगा। ऐसा मेरा भी अनुभव है कि जैसे मैं अभी नाम नहीं लूंगा, अभी आपको बताऊंगा नहीं ज्यादा, लेकिन एक प्रोजेक्ट पर हम 1 साल से काम कर रहे थे। हम चाहते थे कि ये आयुष मंत्रालय के भारत सरकार इस विषय में एक स्कीम हम लोगों को दे, बहुत बड़ी स्कीम हम लोग विजुअलाइज कर रहे थे। इन्वेस्ट इंडिया के साथ हम लगातार उनके साथ संवाद बना रहे थे, उनके साथ हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेट करके हमने एक पॉलिसी पेपर भी बनाया। अब हम सोच रहे थे कि इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसका तरीका है हमारे मंत्री जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को कहें, माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें आगे बढ़ने का आदेश दे तो करेंगे। तो क्या हुआ, हम यहाँ तक पहुंच गए, वन फाइन डे आई गॉट ए कम्युनिकेशन फ्रॉम पीएमओ, प्रधानमंत्री जी दूसरे किसी मंत्रालय के साथ रिव्यू में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आयुष को इसको काम को करना है, जो हम पहले से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा कोई संवाद नहीं हुआ, पहले से कर रहे हैं, लेकिन दिल से कर रहे हैं। तो सामने से हमारे पास आदेश आया कि इसको करना है, आपको करो इसको। हम तो तैयारी बैठे थे, तो हमने इसको सबमिट कर दिया। तो दे वर आल्सो सरप्राइज कि हमने तो अभी तो कहा है, आपने कैसे, हम तो 1 साल से काम कर रहे हैं इसमें। सो दैट इज अ काइंड ऑफ वेरी गुड एग्जांपल व्हिच आई ऑलवेज एक्सपीरियंस इन माय पर्सनल लाइफ। मैं देखता हूँ कि इस प्रकार के काम ऐसे ही होते हैं। तो मैं राज्य का विषय करके इसको काम को खाली नहीं करना चाहता। आपने जो कहा वो सब राज्य के विषय है कि भाई आपका प्रमोशन का इश्यू है, या आपका आगे एवेन्यूज नहीं है, या आपके यहाँ ये बाकी जो आयुष ग्राम है, अस्पताल है, इन सब चीजें राज्य सरकार के स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान में आएगी, हम निश्चित रूप से करेंगे, करना चाहेंगे। लेकिन राज्य सरकार के पास से लाने का काम तो आपका है। आप कैसे करोगे, या तो आप ये कह दो कि हमने भेज दिया। नवनीत जी के लिए ये आसान है, कह दें कि हाँ हमने कह दिया, लेकिन नवनीत जी यदि वो उसके पीछे पड़ जाए चंद्रेश जी के, तो क्यों नहीं करेंगे लाइक दैट। तो स्टेट एक्शन प्लान में यदि वो आ जाता है, तो आयुष मिशन के लिए भारत सरकार ने अगले 5 साल का जो आयुष नेशनल आयुष मिशन 2 है, जो 2021 से 2026 का है, उसे 3000 करोड़ का प्रोविजन है। और अपना जो आयुष्मान भारत के हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर, उसके लिए 3600 करोड़ का प्रोविजन है। मतलब ये हुआ कि 6600 करोड़ रुपए आपकी किटी में है। और स्टेट्स के पास प्रॉब्लम क्या है, स्टेट्स में हम जब भी स्टेट्स के पास जाते हैं तो बातें बहुत होती है, लेकिन फिर एग्जीक्यूशन में इश्यू आते हैं। तो आप लोग मिल करके ये तय करते हैं, तो आई एम ऑन बोर्ड, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। आप ये कह देंगे कि मैंने बड़ी बड़ी बातें कर दी, तो हुआ कुछ नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी भी रहेगी, मेरी अकेले की नहीं रहेगी। आप इस पर देखिए, ये काम एक जो आपने कहा वो तो आसान है, जो आपने कहा कि हमारा सतत शिक्षा प्रशिक्षण वो मुश्किल नहीं है। इसमें एक सीएमई स्कीम है हमारी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की, आरएवी की, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की। उसके अंदर सभी प्रकार के कंपोनेंट के लिए हम लोग वो करते हैं। एक मिनट, तो जी मैं 5 मिनट में करता हूँ, मैं कहीं एक कॉन्फ्रेंस में अभी करता हूँ, 5 मिनट में, हाँ, अभी तुरंत करता हूँ।
तो ये जो मैं कह रहा था कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की स्कीम है CMA की, उसके अंदर मेडिकल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का भी प्रोविजन है। तो आप इसको मिल करके, यदि मैं अजीत को दायित्व देता हूँ कि आप इसका फॉलोअप करो, प्रस्ताव भारत सरकार के पास आते हैं, वो सेक्टर स्कीम है, तो स्टेट का तो रिकमेंडेशन चाहिए, स्टेट का कोई धन नहीं चाहिए, कोई रिकमेंडेशन आ जाएगा तो वी डू इट, है ना, वो हो जाएगा। अल्मोड़ा जिले के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप प्रपोज करते हैं तो भी हो जाएगा। अंत में मैं ये एक छोटी सी बात करके मेरी बात पूरी करूंगा कि अभी जो नेशनल आयुष मिशन जो नया आया है NAM2, उसमें बहुत सारी किटी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आयुष ग्राम भी है, मोबाइल मेडिकल यूनिट भी है, 10 बेड के हैं हॉस्पिटल, 30 बेड के भी, 50 बेड के भी हैं। तो आप उसमें से विजुलाइज करिए कि आप मिल करके टीम बैठ करके तय करिए कि आपको आयुष ग्राम चाहिए तो आप कहाँ करेंगे। आपने अभी एक बताया कि एक जगह ऐसी है जहाँ से 180 डिग्री में आपको हिमालय दिखता है, वहाँ आप यदि कुछ करना चाहते हैं तो देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तराखंड हिली स्टेट होने से भारत सरकार का जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें उत्तराखंड सरकार का तो 10% ही चाहिए, 90% भारत सरकार देती है और एग्जीक्यूशन पूरा राज्य सरकार करती है। तो संभावनाएं बहुत है। मेडिसिन का जैसे आपने कहा कि हमारे पास वहाँ चिकित्सालय में और कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक चिकित्सालय के लिए 3 लाख रुपए तक का प्रोविजन है। अभी नए उसमें NAM2 में 3.5 लाख रुपए तक का मेडिसिन का प्रोविजन है। तो वो कैपिटलाइज कैसे करना, आप जरा एक बार नेशनल मिशन की गाइडलाइंस जो वेबसाइट पर अवेलेबल उसको पढ़िए, फिर अपनी ओर से सोचिए कि मेरे को क्या चाहिए, फिर उसको आप जिला के अधिकारियों के माध्यम से, जिला आयुर्वेद अधिकारी के माध्यम से इसको आगे भिजवाइए, तो इसका फॉलोअप करिए। क्यों नहीं होगा? जब आदमी काम करने के उत्स्फूर्त है तो एवरीबॉडी हैज इज ड्राइवन बाय दैट। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब यदि आप काम करने के लिए तत्पर है तो लोगों को आप उसके लिए एक प्रकार से इन्फेक्ट कर सकते हो कि भाई वो भी आपकी बातों में आ जाते हैं कि अरे ये काम करने मैं भी करता हूँ, आपके साथ लग जाता हूँ, ऐसा करके काम होते हैं, है ना। तो जरा इसको देखिए, है ना, ठीक है। और आपने मुझे बुलाया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं खास करके मिता जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं कई सालों से घर से बाहर हूँ, गायब हूँ 2013 से, तो ये इन्हीं के कारण मैं गायब रह पा रहा हूँ। मुझे मना करती तो मैं कहाँ जाता, इसलिए आप